मैं एक टॉपिक पे रिसर्च कर रहा हूँ और आज उसकी कुछ फाइंडिंग्स आपके सामने रखूँगा और बड़ी चौंकाने वाली फाइंडिंग है। और ये टॉपिक है एक कंपनी के बारे में, एक नवरत्ना कंपनी के बारे में, एक पीएसयू के बारे में, एक रेलवे पीएसयू के बारे में जिसका नाम है कॉनकॉर, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या काम करती है ये कंपनी? ये कंपनी ड्राई पोर्ट्स मैनेज करती है, कंटेनर्स के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह माल का हस्तांतरण करती है और ये कंपनी एक नवरत्ना कंपनी है। इस कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट करने का निर्णय भारत सरकार ने लिया। पहले मैं आगे बढ़ूं उससे पहले इस कंपनी के 2-3 स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखना चाहता हूं। 1989 में इस कंपनी का बिजनेस स्टार्ट होता है। इस कंपनी के पास 60 इनलैंड कंटेनर डिपोज हैं। इनलैंड कंटेनर डिपोज मतलब जहाँ पे जैसे एक तुगलकाबाद में है, जहाँ पे आपके पास में एक जगह है, एक ज़मीन है जो किससे मिली है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये आज की तारीख में इसके पास 60 इनलैंड कंटेनर डिपो है। इस वर्ष मौजूदा फाइनेंशियल ईयर 2021 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा 503 करोड़ रुपया। नेट प्रॉफिट, लॉस में नहीं है। और इससे पहले के भी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। हर साल दर साल ये कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है। हर साल दर साल ये कंपनी डिविडेंड्स डिक्लेयर कर रही है। ये कंपनी लॉस मेकिंग नहीं है। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस कंपनी ने 304 करोड़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया और इस कंपनी का 54.8% हिस्सा भारत सरकार के पास है। 54.8% of shareholding is with Government of India and 45.2% is with other entities including private people, including financial institutions. ये इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न है। इस कंपनी की मौजूदा मार्केट कैप है लगभग 40,000 करोड़। ये इसकी वैल्यूएशन है शेयर मार्केट में 2020-21 में जो डाटा आया उसके हिसाब से। अब सरकार ने यह निर्णय लिया कि वो अपनी 54.8% जो हिस्सा है कॉनकर का, उसमें से 30.8% हिस्सा एक प्राइवेट पार्टी को डिसइन्वेस्ट करेगी और इसको इस कंपनी का स्ट्रेटेजिक कंट्रोल दे दिया जाएगा। ये सरकार ने निर्णय लिया। अब निर्णय लेने के बाद सुनिए, ये कंपनी कहाँ ऑपरेट करती है? हजारों एकड़ की जमीन इस कंपनी के पास कहाँ पर है? रेलवे साइड के आसपास। देश के 60 इनलैंड कंटेनर डिपो में से 24 इनलैंड कंटेनर डिपो किसके हैं? भारतीय रेल की जमीन पर। और भारतीय रेल 2020 से लीज लेती है 6% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड पर ईयर लीज लेती है इनसे। अब क्या प्रपोजल आ रहा है? क्या सरकार सोच रही है कि इस लीज को 6% को 2 से 3% कर दिया जाए। ये मैं नहीं बोल रहा, ये भारत सरकार का प्रपोजल है जो उनकी सोच है। और ये सोच कह रही है कि पहले लीज होती थी 5 वर्ष की, अब लीज दे दी जाए 35 साल की। आप समझिए, आप पूरा, अभी इस कंपनी में और भी कई लोग आने वाले हैं और कौन कौन आने वाले हैं आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। 35 साल की लीज 2 से 6% की लीज को 2 से 3% पे कर दिया गया। मैं आपके सामने ये रेलवे बोर्ड का लेटर भी लेके आया हूं जिसमें लिखा गया है कि 1/4/2020 से ये कंपनी पर 6% लीज रहेगा। ये मैं आपको एनेक्शन में रेलवे बोर्ड का लेटर देने वाला हूं। और अब सोच ये हो रही है कि ये 6% जो लीज ली जाती थी उसको 2 से 3% कर दिया जाए और जो लीज पीरियड 5 वर्ष था उसको 35 वर्ष कर दिया जाए। और तो और 99% जो 35 साल की लीज है उसको अपफ्रंट ले लिया जाए। अर्थात क्या होगा इसके द्वारा?
99% जो लीज वैल्यू अपफ्रंट भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अपनी जमीन के ऊपर लेगी, तो उससे इस कंपनी को लगभग 7,000 से 8,000 करोड़ का पेमेंट करना पड़ेगा। इस कंपनी के पास 2,500 करोड़ के तो कैश रिजर्व्स है, पर 3.5 से 4,000 करोड़ वो लोन लेगी। अभी ध्यान रहे, इस कंपनी के पास 1 रुपए का भी लोन नहीं है, अभी डेट फ्री कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, कंसिस्टेंटली डिविडेंड पेइंग कंपनी है। उसको आपने 99 साल की 6% लीज को 2 से 3% करने की सोच चल रही है, 5 साल की लीज को 35 साल करने की सोच चल रही है, और जो लीज वैल्यू है उसका 99% अपफ्रंट ले लिया जाए, जिससे कि यह कंपनी में डेट आ जाए। अब आप समझिए, एक एक सवाल मैं पूछता हूं, और 5 सवाल और 5 मुद्दे हैं इस प्रियम्बल के साथ। पहला, क्या कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट पे कर रही है, मैं आपको इस कंपनी के प्रॉफिट बताना चाहता हूं, 2018 में 416 करोड़, 2019 में 520 करोड़ का प्रॉफिट, 2021 में 304 करोड़ का प्रॉफिट, कंसिस्टेंट। कोरोना के दौरान भी इस कंपनी ने प्रॉफिट दिया। क्या कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को कंसिस्टेंटली डिविडेंड पेइंग कंपनी, अरे ज्यादा डिविडेंड तो सबसे ज्यादा आप ही को मिल रहा है, भारत सरकार को ही मिल रहा है, 54.8% शेयर होल्डिंग तो भारत सरकार की है। क्या जरूरत है ऐसे डिसइन्वेस्टमेंट करने की? फिर चलो, पहले सवाल, नहीं हम तो करेंगे, हम नहीं मानते कोई भी स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। क्या आपने आज तक सुना कि डिसइन्वेस्टमेंट का निर्णय होने के बाद कंपनी की लीज लाइसेंसिंग फीस 6% से 2 से 3% करने का सोचा जा रहा है? क्यों सोचा जा रहा है, किसके लिए सोचा जा रहा है? और गौरतलब है, मैं 2 वाक्य कोट करूंगा। एक कंपनी है जिसका नाम है APSEZ, अडानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन। उन्होंने क्या कहा, और उनका कोट कर रहा हूं मैं, एक्वायरिंग कॉनकर विल बी ए ब्रीज। एक हवा का झोंका है कॉनकर को खरीदना, तो अभी बिकी नहीं है, उससे पहले उनका वक्तव्य है। दूसरा वक्तव्य, इट कैन इजीली एक्वायर स्ट्रेटेजिक टारगेट इन कॉनकर, मतलब कॉनकर के अंदर स्ट्रेटेजिक टारगेट APSEZ अडानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कंपनी है, वो कहती है हम इजीली कॉनकर को खरीद सकते हैं। अब हमारा ये सवाल है कि जो APSEZ के पास कई पोर्ट, कई एयरपोर्ट है, और ये कॉनकर के साथ आपके पास सारे ड्राई पोर्ट मान लो चले जाते हैं, तो हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लॉजिस्टिक कौन कंट्रोल कर रहा है? एक कंपनी, एक मोनोपोलिक कंपनी। इस बात की क्या गारंटी है कि ये कंपनी, जो बिना अभी तक चालू नहीं हुई प्रक्रिया, उससे पहले ही कहा इट इज लाइक ए ब्रीज फॉर अस, वी कैन इजीली एक्वायर स्ट्रेटेजिक कंट्रोल इन APSEZ। इस बात की क्या गारंटी है कि ये जो मोनोपोली बनेगी, जिससे कि भारत का पूरा आयात और निर्यात का लॉजिस्टिक इनके हाथ में आ जाएगा, इस बात की क्या गारंटी है कि वहां पे प्राइस एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा देश के लोगों का? इस बात को कैसे इंश्योर किया जाए? ये क्या जरूरत पड़ी कि विनिवेश के निर्णय के बाद आपने लैंड लाइसेंसिंग फीस को आधे से भी कम करने की सोच रहे हो, 5 साल को 35 करने की सोच रहे हो, अपफ्रंट फीस, और ये डेट क्यों दिया जा रहा है? आप समझिए, जीरो डेट कंपनी में डेट घुसा के उसकी वैल्यूएशन कम की जा रही है। कॉनकर के अंदर अभी 1 भी रुपये का भी लोन नहीं है, डेट नहीं है, पर आप अगर 35 साल की लीज को अपफ्रंट दे देंगे, उसके पास 2,500 करोड़ का ही कैश रिजर्व है, बाकी 3,500-4,000 करोड़ उसको डेट लेना पड़ेगा, डेट लेते ही उसकी वैल्यूएशन कम हो जाएगी। किसके लिए? ये क्यों? हमारा तीसरा मुद्दा है कि इज द प्रपोजल, जो लीज लैंड फीस को रिडक्शन करने का जो प्रपोजल है, क्या ये भारत के सरकार की जमीन को प्राइवेट पार्टीज के कॉमर्शियल यूज के लिए देने का एक बैकडोर चैनल तो नहीं है? क्योंकि आप 6% जो लीज रेंट पर साल लेते हो, जो 2021 में भी इस कंपनी ने दी है, उसको आप 2 से 3% करने की सोच रहे हो। हमारा चौथा सवाल है, और यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है,
ये जमीन किसकी है जहां पे कॉनकर के आईसीडीज बने हुए हैं, इनलैंड कंटेनर डिपोज? ये जमीन है भारत के किसानों की। उन्होंने रेलवे को रियायती दर पर और कई जगह तो मुफ्त में दी थी ताकि रेलवे का एक्सपांशन हो सके, रेलवे के अंदर और सुविधाएं आ सके, रेलवे का मॉडर्नाइजेशन हो सके। अब अगर रेलवे उस जमीन को यूज नहीं कर रहा है तो क्या उन भारत के किसानों को वो जमीन वापस नहीं लौटानी चाहिए? ध्यान रहे, बहुत प्राइम लोकेशंस पर ये जमीन है और छोटी जमीन नहीं है, ये हजारों करोड़ रुपए की जमीन है, 100 एकड़ की जमीन है और प्राइम लोकेशन जिसको कि डेवलप किया है पिछले 40 साल में, 25 साल में इस कंपनी ने, उसको आप एक प्राइवेट पार्टी को क्यों देना चाहते हो, वो भी घटी हुई लीज रेंटल्स के द्वारा? और लास्ट में कि क्या ये जीरो डेट कंपनी को लीवर्ड कंपनी, डेट इंक्लूडिंग डेट कंपनी बना के वैल्यूएशन कम करने की तो साजिश नहीं है। साथियों, बिफोर आई एंटरटेन द क्वेश्चंस from you, I would like to brief you in English. Concor, that is the Container Corporation of India Limited, is a railway PSU, a Navratna company. It had commenced the business from the year 1989. Currently, this company is a market leader in the business. And currently this company have 60 ICDs, inland container depots. Out of 60 ICDs, 24 ICDs are on the railway land, the land which is owned by Indian Railway. Now, before I move ahead, I would like to give you some statistics of this company. This company is consistently showing the profits in last 10 years, I can say. I had checked for last 10 years. The market cap of this company is around 40,000 crore, and for FY20 the profit of this company is 503 crore. The dividend for FY20 paid by this company is 304 crore. This company, the shareholding is 54.8% of the shares of this company are held by Government of India and 45.2% are held by the private parties, including financial institutions. Now, Modi government had decided that they are going to sell, they are going to disinvest 30.8% out of government holding of 54.8% in Concor, and they are also going to hand over the management control to the strategic buyer. Currently, Concor had 60 ICDs, that is inland container depots, and 24 are situated on the railway land. Railway Board policy dated March 19, 2020. This is the letter. As per this policy, it is written that for railway land license to Concor for the purpose of ICD, the land license fees for the period 17-20 was fixed white board letter which is valid up to 31st March 2020. In other words, they are of the view that the ICDs which were on the railway land should be charged a license fees of 6%, and this 6% license fee is supposed to increase at the rate of 7% per annum. But currently, Modi government is considering to change the lease policy for industrial use of railway land, a change that will bring the land lease to 2 to 3% from the current level of 6%. This policy may extend the lease period from 5 years to 35 years. For this, Concor will require additional 3,500 crore rupees of debt after utilizing 2,005 crore rupees of their internal cash reserves. In this regard, we have 5 questions and demands from the government. Number 1, why a Navratna company, which is of strategic importance because the entire export and import movement is by this company. This company is a market leader, consistently generating a profit. This company is showing a consistent increase in the profit, declaring a heavy dividends to the government. If I can tell you that in last 4 years, the average dividend paid by Concor to its shareholders is 365 crore rupees. डिविडेंड भी दे रही है सरकार को, पर पता नहीं सरकार को इतनी चिढ़ क्यों है इससे. तो व्हाई यू हैड रिकॉग्नाइज दिस एज ए डिसइन्वेस्टमेंट कंपनी इन द डेज टू कम. पॉइंट नंबर 2,
Once you had decided for disinvestment, why government is considering in change in the land licensing fees from existing 6% to 2 to 3%? What is the reason? Who is compelling you to do this thing? Why you are changing the lease period from 5 years to 35 years? What is the compulsion for you? Why you are asking the Concur to pay 99% of the total lease amount on the upfront basis? Why you want to damage the balance sheet or financials of the Concur before the disinvestment? Is the only purpose to reduce the valuation of Concur? Is this the only purpose? Why government should answer? Honorable Prime Minister and the new Railway Minister, he might not be aware that Concur is also a company with him. He should try to answer. And now this question is of more significance when APSEZ, Adani Ports and Special Economic Zones Limited, says, I quote, acquiring Concur will be a breeze, unquote. I quote again, it can easily acquire strategic target in Concur, I unquote. This is the statements by APSEZ. Before the company is sold, they are saying, it's very easy for us, it's like a breeze for us. The same group already has, I am talking about APSEZ, has ports and airports. If Concur and its dry ports also go to them, they will have the monopoly over the entire export and import of the country. What ensures us to believe that they will not exploit this monopoly for the commercial gains? What ensures us to believe that? My question number 3. Is the proposal to reduce the license fees is an indirect way to hand over the developed government land to a private party for commercial use? Is this the only objective? The government should answer this. My question number 4. How can a railway land acquired from farmers of our country at a concessional rate, and in many cases farmers donated their land for the railway expansion, maintenance and development free of cost? How you can give that land which was given by the farmers of the country at a concessional rate or at free of cost to a private party for commercial use? What is the motivation? If the railway is not able to use that land, we demand that the same land should be returned to the farmers of the country. And there is a provision under the Land Acquisition Act 2013 regarding that if the land is not used for the specified purpose, the land should be returned back to the original owners of that particular land. And last point, number 5. Concur is a zero-debt company with a consistent profits, incomes, dividends. For paying 99% upfront fees, the Concur has to raise a debt of around 3,500 crore to 4,000 crore. These debts are going to hurt the valuation of the Concur adversely. Why you want to hurt or why you want to adversely impact the valuation of the Concur? These are my 5 questions on this issue. I am open for questions if you have any.